तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग ये जो थर्ड पेपर है इकोनॉमिक्स का थर्ड पेपर, इसको 4 दिन के अंदर ख़त्म करेंगे। इट मीन्स कि 4 वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। मैंने पहली वीडियो बनाई उसमें केवल 1 साल का, आज की वीडियो में मैं 3 साल का बताऊंगा। पहले वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्टरी था इसीलिए लॉन्ग हो गया था, मतलब 32 मिनट। आज ये तीनों साल का लगभग 32 मिनट में ख़त्म होगा। तो जो लोग पहले से कुछ चीज़ें जानते हैं फार्मूला वगैरह, उनके लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जहाँ जहाँ पे कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने ये कहा कि अगर आप मेरी एक बात समझ गए, कहने का मतलब 1 साल का अगर आप समझ गए कि इसमें कैसे फार्मूले लगते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप हर साल का कर लेंगे, ठीक है। आपने एक बार किसी चीज़ को बनाना सीख लिया, मान लो खाना को बनाना सीख लिया, भोजन को बनाना, तो बार बार आप अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक बात को समझने की कोशिश करें, फिर सब कुछ हो जाएगा। तो लेट स्टार्ट। 2017 है ये, कितना है 2017 नाउ। एक्स माइनस 2 पी, ठीक है। एक्स माइनस 20 पी प्लस 60 इज इक्वल टू इतने पर ये ज्ञात करना है। सप्लाई जब पी बराबर 6 हो, पूर्ति 80 होने पर कीमत बताना है। कीमत जिस पर पूर्ति शून्य हो, कीमत बताना है जिस पर पूर्ति शून्य हो। एक हमको इक्वेशन दे रखा है, इसी में सब मान रखेंगे और सब मान निकाल लेंगे। तो हमको इक्वेशन क्या दे रखा था कि एक्स बराबर 20, एक्स इधर रहने दो, ठीक है, और 20 पी 60 को इधर ले आएंगे तो 20 पी माइनस 60 हो जाएगा। अब पहला कंडीशन, क्वेश्चन नंबर ए क्या पूछा है कि p बराबर 6 रखने पर सप्लाई कितनी होगी। तो हमने ठीक है यहाँ पे p बराबर 6 रख दिया भैया। तो p बराबर 6 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर जो था 20, p की जगह 6 माइनस 60, तो 20 छक्का 120 माइनस 60 इजक्वल टू 60, पहला आंसर, ठीक है। दूसरे में हमने क्या की कि पूर्ति अगर यानी कि ये यक्स की जगह अगर हम 80 रख दें तो p कितना होगा, तो रख देते हैं। देखो ये इक्वेशन है, यक्स बराबर 20 p माइनस 60, तो x की जगह हमने 80 रख दिया। उसके बाद सभी काम कर लिया। 80 प्लस 60 ये इक्वेशन थी, ऐसे किया तो 80 60 140, 2p, 2 इधर गुणे में है, इधर जाएगा बटे में होगा, तो 140 बटा 2, इसका मतलब 70, सेकेंड आंसर। जब सप्लाई 0 हो, यानी कि यक्स जब 0 हो, तो यक्स को हमने 0 रखा, 2p इधर रहेगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 2p इधर 60, ये इधर गुणे में है, इधर आएगा नीचे भाग में होगा, तो p बराबर 60 बटे 2, इसका मतलब 30। ख़त्म क्वेश्चन, ओके। अब ये देखिए ये भी यूनिट 1 ही है, ये भी यूनिट 1 ही है, तो हम क्या करेंगे ध्यान से कि यदि टी सी बराबर क्यू 3 माइनस में 3q स्क्वायर प्लस में 15q प्लस में 27, औसत लागत निकालना है, परिवर्तनशील लागत निकालना है। अब औसत लागत का फार्मूला क्या होता है, ए सी बराबर टी सी बटे क्वांटिटी क्यू है तो क्यू, यक्स है तो यक्स। और टीवीसी टोटल वेरिएबल कास्ट, वेरिएबल मतलब मैंने समझा था कौन बदलता रहता है, जिसके पीछे एक्स पड़ी हो या जिसके पीछे क्यू पड़ी हो, एक्स वाई जेड कोई भी पड़ी हो तो वो बदलता रहता है। और जिसके पीछे कोई नहीं है भाई वो तो फिक्स्ड है, आने से जाने से कोई फ़र्क नहीं। तो ये बोला कि जिसके जिसके साथ क्यू है वही टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये आंसर और ये आंसर, सिंपल। ऐसे ही करके हम निकाल देंगे। देखेंगे नेक्स्ट पेज में, देखिए इसमें क्या है कि औसत स्थिर लागत भी निकालनी है। औसत स्थिर लागत मतलब क्या, AFC, तो मैं बोला TFC बटे क्यों कर दो, ये निकल जाएगा, सिंपल है ना। औसत स्थिर लागत और ये औसत परिवर्तनशील लागत, इसका मतलब AVC किस पे निकलेगा, TVC बटे क्यू। सब फार्मूले हैं, टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करो तो एवरेज निकल आता है। तो AC हमने निकाल दिया ऐसे बटे क्यू, ये आ गया। देखिएगा ध्यान से, परिवर्तनशील लागत हमने TVC, मैंने बोला कि जिसके जिसके साथ क्यों लगी हैं वही टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम C से डिवाइड कर दें, क्यों से मतलब क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, तो चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, TVC, ये है। TVC को क्यों से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा AVC, और AFC फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड तो हमारा यही था बेचारा, इसके पीछे कोई नहीं पड़ा, ठीक है 27। अब इसको अगर हम क्यों से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे देखो TFC फिक्स्ड कॉस्ट बटे क्यों, तो 27 बटे क्यों, यही आंसर, ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सब आंसर थे। यूनिट 2 में क्या है, यदि कुल लागत, देखो यूनिट 1 की जितनी भी चीज़ें हैं, यूनिट 1 में केवल क्या पूछता है, पहली चीज़ है इक्विलिब्रियम पूछता है, दूसरी चीज़ है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि TR और TC पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। TR से हो गया TR MR, देखो TR हो गया, MR हो गया, AR हो गया, वैसे TC की जगह AC हो गया, MC हो गया। तो इन्हीं तीनों पर क्वेश्चन पूछता है, और इन्हीं तीनों पर वो 3 स्टेप लगा दो,
3 स्टेप कौन सा, पहले हम अवकलन करेंगे, दोबारा हम उसको 0 रखेंगे, दोबारा फिर से अवकलन करेंगे, तो हमारा यूनिट 2 हो जाता है। इसका मतलब 12.5 प्लस 12.5 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपने अगर ये दोनों चीज़ समझ ली। और मुझे लगता है स्टैटिक्स से आसान यही है। इस पे आपको कुछ फार्मूले रखने हैं, क्योंकि स्टैटिक्स में कैलकुलेशन बहुत हो जाती है, उसमें थोड़ी बहुत गलतियों की चांस रहती है, लेकिन इसमें 25 में से आप 25 नंबर लाओ, एक भी मत छोड़ो। इसमें थ्योरी भी नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा। और स्टैटिक्स जब आएगी, स्टैटिक्स में क्या करिए कि जो आसान आसान क्वेश्चन है वो कर लीजिए। तो 25 यहाँ से मिल जाएगा, 10-15 वहाँ से मिल जाएगा, 40 लाना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने क्या बोला, यदि कुल लागत इतनी है तो न्यूनतम औसत लागत ज्ञात कीजिए। न्यूनतम करना है किसको, औसत लागत को। तो जिसके बारे में पूछा है सबसे पहले उसको बाहर उठा के पटको, ठीक है, मतलब बाहर उठाओ। तो औसत लागत हमको निकालना है, टीसी हमें दिया है, टीसी बटे क्यू हमें पता है कि एसी होता है, एवरेज कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट बटे क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट हमने लिख दिया, क्यू से डिवाइड कर दिया। यहाँ क्यू था तो 1 क्यू चला गया, 2 क्यू था तो 1 क्यू बचा, 3 क्यू था तो 2 क्यू बचा, क्यू स्क्वायर। अब इसी पर तीनों मेथड लगा दो। तीनों मेथड लगाना आता होगा, आसानी से पूछ लेंगे। और पूछा क्या है, ध्यान से देखेंगे। पूछा यह है कि औसत लागत के बारे में पूछा है, तो पहले औसत लागत निकाल लेंगे। न्यूनतम औसत लागत ज्ञात कीजिए। न्यूनतम औसत लागत यानी कि पहले हम क्यू की वैल्यू रखेंगे और फिर उसको एसी में रख देंगे, यानी कि एवरेज कॉस्ट में। तो ये हमारा आंसर होगा। फिर देखिए, आई एम सेइंग कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि स्टेप 1 क्या है, डी डी क्यू ऑफ। देखो ये अगर एक्स का फंक्शन होता तो डी बाई डी एक्स लिखते, लेकिन यदि क्यू का फंक्शन है तो डी बाई डी क्यू है। पी का फंक्शन होता तो डी बाई डी पी है, यानी कि जिसका घर वही रहेगा ना नीचे, ठीक है, ये समझो। तो हमने निकाला, ये अचर है तो 0, माइनस में 10, प्लस में ये 2 इधर आएगा, तो 2 2 जब 4 क्यू इतना आ गया, 0 रख देंगे बराबर में, माइनस 10 क्यू, इसको माइनस में इधर ले जाओ तो प्लस में 4 क्यू बराबर ये क्यू, ये इधर गुणे में है तो इधर जाएगा बटे में होगा, तो 10/4 यानी कि 2.5। 4 दूना 8, 4 पंचे 10, यानी कि 10 को देखो ना 4 से डिवाइड करके, 4 दूना 8, ठीक है। यहाँ पे बचा 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ, 4 पंचे 20, ठीक है, समझ में आया होगा। फिर मैंने कहा ठीक है कि अगेन डिफ्रेंशिएट। अच्छा यहाँ से निकल तो आया क्वांटिटी, अब इसी 2.5 को उसमें रख दो, किसमें, एसी में, क्योंकि न्यूनतम औसत लागत पूछ रहा है तो हमें मान मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन होगा क्या कि इतने से काम नहीं बनेगा, ठीक है, इतने से काम नहीं बनेगा। फिर अगेन डिफ्रेंशिएबिलिटी हम निकाल लेंगे। इतना आया था हमारा, तो -0 + 4, ये देखो ये आया था, तो -0 + 4, 4 मतलब क्या, जब हम डबल ऑर्डर डिफ्रेंशिएटिव यानी कि दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अगर वो 0 से बड़ा है, बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब छोटा है। छोटा होता तो छोटा दिख रहा था, लेकिन बड़ा है, उल्टा मानो, बस बातें उल्टी करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया, इसका मतलब मिनिमा है, ग्रेटर देन का मतलब मिनिमा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी मिनिमम पे है, और यही क्वांटिटी डाल देंगे मिनिमम में तो वो एवरेज मिनिमम वैल्यू दे देगी। तो हमने क्या किया, एवरेज कॉस्ट हमने निकाला था 36 - 10 क्यू प्लस में 2 क्यू स्क्वायर। 36 - 10 क्यू की जगह 2.5 रखा, 2 क्यू का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर, 36 माइनस में 10 गुणे 2.5। अच्छा 2.5 है, इसे दशमलव हटाना है तो 10 लगा देंगे तो दशमलव हट जाएगा ना, 2.5 ये पॉइंट हट जाएगा, केवल 2.5 यानी कि 25 आ जाएगा। ऐसे ही होता है क्या कि यहाँ पे देखो 10 से गुणा हो गया इसलिए 25 प्लस में 2, ये 25 का स्क्वायर 625 होता है, मतलब 2.5 का स्क्वायर मतलब 2.5 गुणे 2.5, 25 हम में 625 होता है। लेकिन कितने अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, 1 अंक के पहले यहाँ, 1 अंक के पहले यहाँ, इसका मतलब 2 अंक के पहले। समझ गए बात को। उसके बाद सब कुछ कर लेंगे। 36 माइनस में 25, इसको हम अगर गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 12.50, ठीक है, गुणा करना आना चाहिए। प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, एक एक जो दिख रहे हैं उनको जोड़ दो, तो हो जाएगा 48.50, माइनस में 25 घटा दो तो आ जाएगा 23.50 आंसर। अथवा एक फर्म के लाभ को देखो, यहाँ पे किसको अधिकतम करने की बात कर रहा है। मैं बोला केवल क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझना भी एक आंसर है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन को नहीं समझोगे तब तक सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, जब तक किसी की बात को नहीं समझोगे, ठीक है, कैसे जब आप कोई चीज़ दोगे। तो मैंने क्या बोला कि एक फर्म के लाभ अधिकतम करने वाला उत्पादन तथा कीमत स्तर ज्ञात कीजिए। मुझे क्या है, उत्पादन स्तर। उत्पादन स्तर मतलब हमको यक्स का फंक्शन है, हमको यक्स पूछा है और उसी यक्स की वैल्यू प्रॉफिट में रख के हमसे प्रॉफिट पूछा है, 2 चीज़ पूछा है। हमेशा दोनों चीज़ें निकाला करो, कभी कभी केवल एक पूछ लेता है तभी 12.5 नंबर दे ही देगा। तो ये हो गया। तो हमको क्या दिया है, अधिकतम लाभ करने वाला ये टीसी हमको दिया है, x² बटे 25 + 5x + 1000 TR दिया है। अच्छा प्रॉफिट को अधिकतम करने की बात कर रहा है ना,
तो पहला स्टेप हम प्रॉफिट निकालेंगे और उसी पर तीनों स्टेप लगा देंगे, तीनों स्टेप पता होगा। क्लच दबाओ, गियर लगाओ, जैसे गाड़ी नहीं चलाते हैं वैसे जो पूछा है उसको निकालो, उस पर तीनों गियर लगाओ। तो P बराबर होता है जितना आपने कमाया, जितनी टोटल रेवेन्यू हुई, और उसमें से अपनी कॉस्ट घटा दो कि भैया को दे दिया 4 रुपये, इनको दे दिया 5 रुपये, अब टोटल जो बचा वही मेरा प्रॉफिट है। तो ये होता है। तो इसमें से इसको घटा दो, आ जाएगा प्रॉफिट, और उसी प्रॉफिट पे तीनों स्टेप लगाना है। कौन कौन सा? डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको 0 रखेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट यानी कि अवकलित करेंगे। ओके, आंसर, क्योंकि लाभ पूछ रहा है। देखो मैंने हर चीज़ें लिख रखी हैं कि कोई इंसान जैसे मैं समझाऊं भी ना तब भी समझ जाए। तो मैंने कहा क्योंकि लाभ पूछ रहा है तो लाभ निकाल कर उस पर तीनों स्टेप लगाएंगे। प्रॉफिट बराबर ये होता है, आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया है। ये -3², ये माइनस में ये है। अब ये अंदर दरवाजे में बंद है कोष्टक में, अब जब खुलेगा तो ये तो माइनस रहेगा, ये प्लस है तो माइनस। ये क्या है? ऐसे कैसे कर दिया सर जी? तो 100 इतना माइनस इतना तो प्लस में ही है ना। ओके, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। सिली मिस्टेक्स होती रहती हैं, कोई बात नहीं। इसका आंसर से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो 126 में से 5x गया, 121.6x -3x², और क्या है ये ऐसे रख देंगे क्योंकि जोड़ना भी संभव नहीं है। ये -1000, ठीक है। ये इतना हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? प्रॉफिट। पहला स्टेप DDX ऑफ प्रॉफिट। देखो ये x का फंक्शन है, x का घर है ना, तो नीचे x ही आएगा, D/dx, ठीक है, ऑफ प्रॉफिट। इसको कोष्टक को बोलते हैं ऑफ प्रॉफिट। तो DDX ऑफ प्रॉफिट कितना था? यही था, नीचे रख दो, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो 121.6x मतलब 121.6 डिफ्रेंशिएट कर दिया ना, एक था तो उड़ गया, 2 था तो ये नीचे आ गया, 6 एक बच गया। -x² मतलब क्या? ये आ जाएगा 1/25, तो चर है उस पर तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन -x² का क्या हो जाएगा? 2 आएगा नीचे, तो 2x, तो ये हो गया -2x। 25 को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और माइनस में 0। ओके, सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे कि जो भी निकला ये इसको 0 रख दो ताकि x का मान निकल आए। तो हमने ये किया। अब 6x - 2x/25 माइनस इतना, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, देखो माइनस यहाँ से, तो अंदर ये तो प्लस है ही, ये भी प्लस हो जाएगा, तो -6x प्लस इतना, इधर भी माइनस कट जाएगा, ठीक है। 150x बटे में 2 प्लस में 2x/25 इक्वल टू इतना, तो 150x + 2x 152x, और इस इधर ये भाग में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो 25 छक्का कितना होता है? 150 की 0 हासिल, 15 25 से कम 25 25 15 40 की 0 हासिल, 4 25 दूना 50 50 4 54, ठीक है, हासिल 5 25 से कम 25 5 30, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। मैं क्या बोला, इसको अगर लिखना चाहो तो लिखो ये वाला ये, वरना ऐसे देखो। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे इस दशमलव को हटा दिया। अच्छा, दशमलव को ऊपर से हटाते हैं तो उसके नीचे 10 लगाते हैं, तो 1216 × 25/10। अब इधर ये गुणे में है, x को एक तरफ लिखो, इसको इधर लाओ, x ये 152 इधर नीचे लाओ, कैलकुलेशन है थोड़ी दिक्कत होगी। तो 1216 × 25 10, और ये 152 भी इधर चलाया। अच्छा, 152 का अगर 8 बार गुणा करें ना, 152 अट्ठे होता है इतना, इससे ये कट गया, तो 152 अट्ठे, यहाँ 8 आ गया। पर 8 × 25/10, अब 5 से काट दो, 8 × 25/10, अब 5 से मैंने काटा, 5 25 मतलब 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 2 जा 10, और इस 2 से इस 8 को काट दो, 2 4 जा 8, अब 4 5 जा यानी कि 25 5 चौक 20, आंसर आ गया। खुद से करके देख सकते हो, कुछ चीज़ें खुद से करके देखनी होती हैं। ओके, तो शायद 2000 कितने का आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखा था क्या, कि जैसे होता नहीं है कि कोई आदमी आपको रास्ता दिखाएगा तो, लेकिन उस रास्ते पे आपको खुद चलना होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई आपको बाहर से कितना भी बोलता रहे कि आप पढ़ो ये मैं भेज रहा हूँ, ये सॉल्व करो, लेकिन नहीं हो पाएगा ना। तो ये 9 जनवरी को हमने क्या किया था कि 2 साल का मैंने सॉल्व किया, अब 2 साल का तुम भी करो, ठीक है। मेरे सामने जो गलती होगी मैं बताऊँगा, सिंपल सी बात है ना, खुद से ट्राई कीजिए। अब 2018-19 का फिर मैंने आगे भी सॉल्व कर दिया, यूनिट 1 और 2। और देखिए तो 2 दिन में हम, आज ये दूसरी बार मतलब वीडियो है, अब पार्ट 3 और पार्ट 4 में, ठीक है, हम 2 में स्टैटिक्स लाएंगे। स्टैटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है कोरिलेशन, ठीक है,
कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, स्मॉल आर से, ये मैंने कैपिटल आर लिख दिया। और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी विचलन गुणांक, ठीक है, विचलन गुणांक या विचरण गुणांक। तो यही दोनों हैं, अगर ये दोनों कवर कर लिया तो 15 नंबर यहाँ से ले लो फिक्स, ठीक है। तो हो गया ना, 25 + 15 40। सिंपल है यार, तैयारी अच्छी करके जाओ ना सब लोग। मैंने क्या कहा कि एक वस्तु का मांग फलन, अब 2018 का हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। कैसे? जल्दी से चलिए। एक वस्तु का मांग फलन इतना है और पूर्ति फलन इतना है, तो वस्तु की संतुलन कीमत और मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखो संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम पूछ लिया ना यूनिट 1 में। इक्विलिब्रियम के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं डिमांड बराबर सप्लाई। लेकिन सर जी डिमांड कौन है, सप्लाई कौन है? तो ये दिया है ना, डिमांड ये है, सप्लाई ये है। तो यहाँ पे यक्स, यहाँ पे यक्स डी, डिमांड फलन है तो यक्स डी बन गया, ये सप्लाई फलन है तो यक्स एस बन गया। यक्स डी पहले से ही दिया है, यक्स एस इधर रखो, इन सबको इधर फेंको, या तो कुछ मत करो, ये माइनस है ना, इसको ही उधर लेके चले जाओ। बोले कि आप दोनों एक तरफ रहो, हम ही जाते हैं घर से, ठीक है, तो इसको यक्स एस इधर रख दो। तो ये हमको दिया गया है यक्स डी बराबर इतना, ये हमको दूसरा फलन दिया गया था, यक्स एस को इधर भेज दिया और इधर ये बचे क्या, 20 + 3 पी। अब दोनों को बराबर रख दो। संतुलन साम्य या संस्थिति, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। यक्स डी बराबर यक्स एस, दोनों को इक्वेशन को हमने रख दिया। तो 100/p = 20 प्लस में 3p। अब इस p को यहाँ से देखो, यहाँ पे ये भाग में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 20 था तो हो गया 20p + 3p², एक p बढ़ गया। तो देखो 3p² + 20p, इस 100 को ही इधर लेके चले जाओ, -100p, इधर 0 बचा। अब इसको गुणनखंड करना है। गुणनखंड हमने कक्षा 5-4 में पढ़ा है, तभी हम समझाते हैं। देखो 3p² + 20p - 100, इसको गुणनखंड कैसे करना होता है? करना ऐसा होता है कि जो एक p है, एक तो p² है, इसी को तोड़ना होता है। क्या करना होता है? तोड़ना होता है, फैक्टर करना होता है। अब फैक्टर कैसे करते हैं? अगर इस बीच वाले की रक्षा करनी है तो इन दोनों का सहारा लेना पड़ेगा, p का स्क्वायर और ये 100। तो मैंने कहा 3 एक तरफ लिख लो इसका और ये 100 एक। अच्छा 3 को तो हम 3 लिख सकते हैं और 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब दोनों का अगर गुणा करें तो 100 तिहैया 300 आना चाहिए, लेकिन जोड़ें या घटाएं तो 20 आना चाहिए। तो इसमें कैसे करोगे कि 20 आ जाए? तो 3 को 3 रहने दिया, 10 को 10 धाम 100 कर दिया। अगर अब देखो, अब इस 10 को इसके साथ भेज दो, 10 तियाँ 30 और ये 10 से कम 10। अगर क्या 30 में से 10 चला जाएगा तो क्या 20 नहीं आ जाएगा? फैक्टर होता है। तो हमने कहा 20 की जगह 30 - 10 रख लो, क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों में निगेटिव है, तो इन दोनों में से घटेगा। आगे हमने किया 3p², ठीक है, प्लस में 30p माइनस में 10p माइनस में 100 = 0, ठीक है। तो 3p प्लस में p, देखो ये मैंने कहाँ गया, इसके पहले वाला भी याद आया कि इसमें पता है क्या ज्ञात करना था? ये आउटपुट तो ज्ञात करना ही करना था। नहीं हाँ किया, तो चलो किया है तो प्रॉफिट निकाल दिया है, ठीक है, 2.5 पे। तो कहाँ गए थे? यहाँ पे p + 10 3 - p, आइदर दिस या दिस। एक बार इसके बराबर 0 रख दो, एक बार इसके बराबर 0 रख दो। तो p + 10 = 0, p - 10। क्या माइनस में कभी मूल्य होता है, प्राइस होता है? ये आप दुकानदार के पास गए, वो बोलेगा आज ना बिस्किट का दाम -5 रुपया है, इसका मतलब क्या आप बिस्कुट लो भी और वो भी आपको पैसा दे? नहीं, तो माइनस में आ नहीं सकता, इसलिए काट दो। अब 3p, ये माइनस है, इधर जाएगा 10, तो 3p = 10, p बराबर ये इधर गुणे में है, ये इधर जाएगा, सब इक्वेशन का खेल है। 10/3, 3 3 = 9.3, तो ये प्राइस आ गई 3.3। बस संतुलन कीमत निकल आई, पहला आंसर। अब इसी को हम सप्लाई में रख देंगे तो संतुलन कीमत वो निकल आएगी, मात्रा। हो गया, ई का मान सप्लाई में रखेंगे तो x बराबर इतना, ये सप्लाई हमको निकालनी है, 20 + 3p, p का मान कितना है भैया 3.3, तो 20 प्लस में 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, तो 20 + 9 = 29.9। ओके, इसको हम 30 भी कह सकते हैं, नियर अबाउट, लेकिन यही 29.9 आंसर हो गया। अथवा अब देखो कुल लागत, ये देखो 2018 भी खत्म होने वाला है, तो कुल लागत कितना है? C = TC। कुल कहे तो कुल मतलब होता है टोटल, एक होता है परिवार का कुल, कुल माने वंश होता है, और एक ये कुल, ठीक है। तो हम बात करते हैं, साफ आ रहा है वीडियो? ओके, फिर मैंने कहा कुल लागत फलन। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से आंसर में देखो। C = 1/2x³ इतना 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 है, तो निम्न को ज्ञात करो। पहला क्या है?
9 इकाई उत्पादन के लिए कुल लागत ज्ञात करो। टीसी दिया ही है, उसमें x का मान 9 रख दो, जो आए वही पहला आंसर। फिर 12 इकाई उत्पादन के लिए औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात करो। अच्छा, इकाई मतलब होता है x का मान रखना है, किस में रखना है? कुल लागत में नहीं रखना, आपकी औसत परिवर्तनशील लागत में रखना है। और परिवर्तनशील कौन है? मैंने बोला परिवर्तनशील वो है जिसके पीछे x पड़ी हैं, अभी भी पड़ी हैं, तो इसको बोलते हैं TVC। ये वैरी होते रहते हैं और ये बेचारे में कोई इसके पीछे नहीं, तो ये अकेले है, मस्त मौला, ठीक है। TFC। तो अगर AVC निकालना है तो इसको डिवाइड करो x से, अगर AFC निकालना है तो इसको डिवाइड करो क्वांटिटी से। सिंपल है ना। तो हमने कहा इसको निकालना है। फिर 9 इकाई उत्पादन के लिए औसत लागत ज्ञात कीजिए। औसत लागत का मतलब क्या? टोटल लागत दिया गया है, इसी को x से डिवाइड कर दो, औसत लागत आएगा। औसत लागत में कितने पर ज्ञात करना है? 9 इकाई उत्पादन पर। सिंपल है। तो TC पूछा है एट x = 9, TC हमने ये रखा, 9 की वैल्यू रख दी और ये आ गया। इसको डिवाइड करो, प्लस प्लस प्लस, एक एक को जोड़ दिए तो आ गया इतना, माइनस इतना, इसमें से ये घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। पहला आंसर। अब दूसरे आंसर की बात करते हैं। वो पूछा है TVC के बेस पे ABC पूछा है। एवरेज वेरिएबल कास्ट मतलब कॉस्ट का मतलब कि औसत परिवर्तनशील लागत। तो मैंने कहा x बराबर 12 पे, मैंने कहा तो x बराबर 12 पे ज्ञात करना है। TC बराबर इतना है जो हमको दिया है, इतना दिया है। इसमें TVC ये है, TFC ये है। अच्छा, AC निकालना होता है तो हमने TC/x करना होता है, इसलिए बीच में V आ गया तो इसके भी बीच में V आएगा, ये TVC। समझ गए ना बात को। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट TVC/x। अब TVC कहाँ से लें? बोले हमने निकाला तो है। बोले रिश्तेदार आ गए, इनको पानी पीने को कहाँ से दें? बोले यहाँ अभी हमने निकाला तो था कि किसको क्या देना है, किसको चाय देना है, किसको बिस्किट देना है, किसको वैसे भेजना है, ठीक है। तो TVC/x इतना आ गया /x। तो 1/2, एक x चला गया, x², एक x चला गया, x बचा, एक x चला गया, एक ही था बेचारा वो भी चला गया, तो 100 बचा, ठीक है। तो 120 गुणे x मतलब 12 रखें, 12 का स्क्वायर 144, x की जगह 12। ये हमने सबको सॉल्व किया तो 2 से काटा 144 को 72, माइनस में 12 चौक 48, प्लस में 100, 100 + 72 = 172, माइनस में 48, प्लस प्लस को जोड़ देंगे, माइनस को घटा देंगे, 124 आ गया दूसरा आंसर। जल्दी से देखते हैं तीसरा आंसर, देखो ध्यान से। AC पूछा है एट इतना = 9, तो सबसे पहले AC निकालो ना, जो पूछा है उसी को निकालो ना, उसके बाद ही तो x बराबर 9 रखोगे। पहले रिश्तेदार को बुलाओ तो तभी उनको प्लेट में 9 परोस के दोगे। रिश्तेदार आए नहीं, पहले AC निकाल के रख दिया है, किसको खिलाओगे? किसी को नहीं। तो AC निकालो और उसमें 9 पुट करो, तो AC बराबर होता है TC/x, तो पूरे को डिवाइड कर दिया x, ठीक है। डिवाइड कर दिया, इतना आया 1/2x² - 4x + 100 प्लस में 108/x। 9 की वैल्यू रख दिया, 9 9 81, 1/2 × 81, माइनस में 9 चौक 36, प्लस में 100 और 9 बना हम में 9 1 कम 9, एक यहाँ गया, 9 दूना 18, प्लस प्लस को जोड़ो, इसको ये डिवाइड करने पे आया 40.5 + 100 + 12 में 36 घटा देंगे तो 116 पॉइंट इतना आ जाएगा। खुद ट्राई करके देख सकते हो, बस बार बार देखते जाओ, बस डाटा बदलेंगे, आंसर का टाइप वही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम 2000 कितने पर, अभी तो इसी पे हैं, यूनिट 2 पे ही हैं। बहुत सही। तो हमने सोचा तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया। यहाँ पे दिया है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या? जब डिमांड फंक्शन है तो x के नीचे हम d लिख देंगे, क्वांटिटी डिमांडेड बराबर 20/P + 1, ठीक है। और बता रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यही नहीं समझ में आया था ना, अच्छे से समझाता हूँ, इसीलिए वीडियो भेजा था। इस पर एक वीडियो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भेजा था, वो मैनेजमेंट क्लासेस नाम था उस यूट्यूब चैनल का, मैनेजमेंट क्लासेस। उस पर जाके इंग्लिश में लिखा है, थोड़ा थोड़ा समझ लो कि क्वांटिटी चेंज होने पर प्राइस चेंज हो जाती है। हाँ जी, प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी चेंज होती है, ठीक है। इंसान का बिहेवियर चेंज होने पर क्या हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हाथ सेकते सेकते ये हाल हो गई है, ठीक है। तो कैलकुलेट ये है, मांग की लोच क्या है? मांग की लोच का फार्मूला होता है रट लो, -dQ/dP, माइनस लगा देते हैं शौक के लिए, ठीक है। dQ/dP नीचे वाले के बदलने पर ऊपर वाला बदल जाता है, यानी कि प्राइस बदलने पर क्वांटिटी बदल जाती है। और यहाँ उल्टा कर दो, P है तो यहाँ P भेज दो, Q है तो यहाँ भेज दो। तो सबसे पहले dQ/dP निकालो ना, प्राइस तो हमको पता ही है, यहाँ से निकाल लेंगे। Q पता है, Q मतलब क्या? क्वांटिटी। P है और इस Q को जगह भी हम P की, ये P के टर्म में आंसर लिख देंगे, ये आ जाएगा। समझते हैं ज़रा ध्यान से, शायद मैं समझा नहीं पा रहा क्या।
नहीं समझाऊंगा अच्छे से। अब देखो इसमें थोड़ा टाइम लेते हैं। अर्थात मांग फलन का अवकलन करना है, तभी तो डी क्यू बाई डी पी आएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, यहाँ डी पी नीचे आएगा ना, डी बाई डी पी। क्यों डी पी? क्योंकि ये घर किसका है? पी का है। एक्स का होता तो डी बाई डी एक्स होता, समझ गए ना। क्यू होता तो डी बाई डी क्यू होता। वैसे तो हमने कहा ये डी बाई डी पी होगा, लेकिन किसका होगा? क्यू का होगा, ऑफ क्यू। तो डी क्यू बाई डी पी बराबर क्या होता है, ज़रा ध्यान देना। मैंने क्या कहा कि 20/p+1 है। इसको समझने के लिए आपको एक फंक्शन समझना होगा। यदि y बराबर है एफ एक्स बटे एफ वाई, दो फंक्शन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को नीचे वाले को यहाँ लिखेंगे, मतलब देखो अब तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, एफ वाई इंटू में इसका डिफ्रेंसिएशन डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। फिर अब इसका निकाल दिया ना, अब इसको एक बार फिर माइनस में करेंगे। अब इसको लिखेंगे पहले और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सिंपल है, एफ वाई अपान में नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाले का एफ वाई का स्क्वायर कर देंगे। सिंपल, ओके। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले p+1 को इधर भेज दिया, देखो, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया इंटू में डी डी पी ऑफ 20। और किसी भी अचर का जो डी डी पी है यानी कि डिफ्रेंशिएशन है वो 0 होता है। अगर ये पूरा 0 है तो 0 का गुणा किसी से भी करो 0 है, और माइनस 20, अब 20 लिख दिया और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया डी डी एक्स ऑफ, सॉरी देखो अभी हमने ही बताया, हमने ही गलती किया, तो डी डी पी ऑफ p+1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसका तो 0 हो जाएगा। प्लस में है ना, इंटू में होता तो सब 0, लेकिन प्लस में है तो कोई नहीं बात नहीं। अपान में नीचे वाले का स्क्वायर p+1 का स्क्वायर। तो हमने क्या कहा कि डी क्यू अपान डी पी आ गया हमारा p+1 इंटू 0, 0 माइनस में 20 अपान में इतना, तो माइनस में 20 अपान में इतना आ गया। ये हमने निकाल लिया। किस लिए निकाल लिया? क्योंकि ये इसको हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फार्मूले में रखना है। सबकी वैल्यू फार्मूले में रखते हैं, माइनस डी क्यू अपान में डी पी इंटू पी इंटू क्यू। ये माइनस पहले से था, माइनस इसमें इसकी वैल्यू भी तो माइनस में आई है, तो माइनस माइनस कट नहीं जाएंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस। यानी कि दो सेम चीज़ जैसे मिलते हैं, दो सेम फीलिंग इमोशंस वाले लोग मिलते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस ही रहता है, प्लस ही रहता है। यहाँ पे माइनस माइनस मिले तब भी प्लस ही होता है। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब सेम सेम रहे तो प्लस होगा, अनसेम रहे तो माइनस होगा, निगेटिविटी रहेगी। लेकिन जब सेम सेम होंगे तो पॉजिटिविटी बनी रहेगी। क्या बात है सर जी। तो हम देखते हैं, फार्मूला हमने रखा 20 अपान में p+1 स्क्वायर। यहाँ पे p है, लेकिन ये है, ये अपने ही गांव के हैं, pa भी है, pa भी है, लेकिन ये जो क्यों है ये दूसरे गांव का था, ये दूसरे नेचर का था। तो इन लोगों ने बोला अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो पहले नेचर अच्छा कर ले भाई, मेरे सब की तरह ही बन जा। तो बोले ठीक है। क्यू का मान कितना था पहली इक्वेशन में? तो बोला हमने दिया था क्यू बराबर 20/p+1। तो मैंने क्या किया, तुम्हारे जगह तुम्हारे इस वाले रूप को रख दूं? बोला हाँ रख दो, कोई बात नहीं। तो 20/p+1 स्क्वायर, पी ऊपर है, नीचे क्यू का मान रख देंगे 20/p+1। अब 20/p+1 स्क्वायर है, इंटू करेंगे हम, ये p बटे ये p एक है और नीचे ये 2 बटे हैं। तो नीचे जो 2 बटे हैं अगर इनको भाग से गुणे में ले जाएंगे तो पलट देंगे, तो p तो p ही रहेगा, लेकिन ये 20/p+1 की जगह p+1/20 हो जाएगा। सिंपल। अब इससे इसीलिए मैंने छोड़ा था, p+1 यहाँ है और एक 2 p+1 यहाँ है तो एक कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, बचा कितना, p/p+1। अब किस पे रखना है, एक तो p बराबर कितने पे ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था, p बराबर 3 और p बराबर 4। तो एक बार p बराबर 3 रख लो, p बराबर 3, तो 3 अपान में 3+1 मतलब 3/4 पहला आंसर। दूसरा 4 रख दो तो 4/4+1 यानी कि 4/4+1 5, तो 5 8 40, 0.8 इसका आंसर आएगा। भाग करना जानो, और ये कितना है 4, 4 7 28, 0.7। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लगभग 1 के बराबर ही रहती है। तो ये पहला आंसर, दूसरा आंसर। मैंने भाग कैसे किया ये देखना है तो देखो ध्यान से। बचपन में हमने सीखा था कि अगर 4 से भाग करना है, 3 को 3 नहीं कट रहा तो पहले पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 7 28, बचा कितना, 30 में से 28 गया 2,
और 1 दशमलव लगाया है, 1 दशमलव के बदले कई जीरो हम लगा सकते हैं, 3 4 जीरो, ठीक है। एक बार किसी को कुछ खाना खिलाया है तो उससे ये एक्सपेक्ट करो कि ये 2 4 बार हमको खिलाएगा खाना, तो ऐसा गलत है, लेकिन ये भाग की विधि है तो इसमें करना पड़ रहा है। तो 4 7 28, फिर यहाँ पे आ गया कितना 2, 2 के बाद फिर हमने जीरो रखा तो 4 5 20, 20 हो गया, तो 0.75 आ सकता है आंसर। और फिर दोबारा हमने कहा कि 4 को भाग करो 5 से, तो पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, 5 8 40, 0.8 हो गया आंसर। बहुत बढ़िया। चलो ये अथवा क्या है, चलो ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं, कितनी मिनट हो गया, 30 मिनट। यदि कुल लागत फलन टीसी बराबर इतना है तो उत्पादन की वह मात्रा ज्ञात कीजिए जिस पर औसत लागत न्यूनतम। देखो अथवा यानी कि यूनिट टू मतलब क्या, यूनिट टू मतलब यही होता है कि सब कॉन्सेप्ट हमारा यूनिट 1 का ही रहेगा, बस इसमें हम एक चीज़ अधिक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वही जो भी पूछ रहा है, कौन न्यूनतम होगा, औसत लागत न्यूनतम होगा। तो जो भी न्यूनतम होगा पहले उसको निकाल लो और उस पर तीनों स्टेप धड़ाधड़ लगा दो, सिंपल है। तो टीसी दिया है तो एसी निकालना बच्चों का खेल है, ठीक है। तो टीसी ये है बटे एक्स, तो 2 माइनस में एक एक्स और चला गया तो 2x प्लस में एक्स स्क्वायर। अब एसी को अवकलित करना है तो डी डी एक्स, अब ये तो 2 का 0 हो गया, माइनस का 2x तो -2 प्लस में यहाँ पे 2x, ये आ गया आंसर आपका। इतना आ गया यहाँ तक, -2 + 2x। अब इसके बराबर 0 रख दो जो कि मैंने पीछे रखा है। डी डी एक्स ऑफ ए सी जितना भी निकल के आया उसके बराबर 0, इतना निकल के आया है, ये इतना निकल के आया है बराबर 0। तो 2x इधर, ये माइनस है तो इधर जाएगा प्लस, तो 2x बराबर 2, x बराबर 1, ठीक है। तो दोबारा अवकलित करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि देखना है कि क्या जो हमारा अवकलन निकल के आया है क्या वो सच में मिनिमा या मैक्सिमा जो भी पूछा है, क्या पूछा था, न्यूनतम, क्या सच में न्यूनतम है, यानी क्या सच में मिनिमा है यक्स। तो दोबारा अवकलित किया हमने, देखा कि 2 है यानी ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है मतलब लग बड़ा रहा है, इसका मतलब छोटा है। अगर लग छोटा रहा होता लेस देन 0, 0 से छोटा, तो हम कहते बड़ा है। तो अभीष्ट मात्रा पूछा था बस इसमें, तो हमने कहा 1 है। यहीं पे पूछता एसी की मात्रा भी बता दो न्यूनतम, तो एसी में, किसमें, एसी में x बराबर 1 रख देते और आंसर हम निकाल लेते वो भी, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे से 2019 का पेपर हम देखते हैं, 17 का देख लिया, 18 का देख लिया, 2019 का है। जल्दी जल्दी फटाफट हम सवालों को करते हैं। देखो कुल लागत सी बराबर इतना है के लिए x बराबर 5 पर सीमांत लागत, मैंने बोला कभी भी मार्जिनल कॉस्ट पूछे ये रट बांध लो, क्योंकि टीसी तो तुमको पता ही है P × Q होता है, एसी पता ही है कि इसका बटे क्यों कर दो, माने टीसी बटा क्यों कर दो क्वांटिटी, लेकिन ये एमसी कौन सा बवाल है। तो मैंने बोला डायरेक्ट याद कर लो कि मार्जिनल मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, एमसी मतलब क्या होता है टीसी पर, इसको भी निकालते हैं डी डी एक्स ऑफ टीसी कर देते हैं, ठीक है। यानी एक्स का फंक्शन है, क्वांटिटी एक्स है तो डी बाई डी एक्स, लेकिन क्वांटिटी क्यू है तो डी डी क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसा फंक्शन है, ठीक है, घर जिसका है वही रहेगा। पहला ये निकालना है। दूसरा बाजार संतुलन को परिभाषित कीजिए, जो कि मैंने परिभाषित किया है। और पूर्ति फलन और मांग फलन ये है, मांग पूर्ति। तो सबसे पहले हमने वो निकाला जो पहले पूछा था ए नंबर पे, टीसी दिया है, एमसी निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो 3 नीचे जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस में 3, ये 2 नीचे आएगा, 3 2 6x, 5 और ये 12 0, तो मैंने लिखा ही नहीं। एमसी इतना आ गया, लेकिन पूछा कितने पे है, बोला भैया आपने रिश्तेदार को निकाल तो दिया लेकिन उनको 5 पर व्यवस्था करनी है, यानी कि 5 उनके बराबर रख दो एक्स पे। तो 5 25 3 75 माइनस 5 6 30 प्लस 5, यहाँ पे देखो 50 आंसर आएगा। कैसे, x बराबर 5 रखा तो 5 25 माइनस 6 5 30 प्लस 30। अब देखो प्लस प्लस को जोड़ो, ठीक है, प्लस प्लस को जोड़ो, अपनी तरह लोगों को जोड़ो, क्या बात है। तो मैंने कहा 75 + 5 = 80 माइनस में 30, जो नेगेटिव उसको घटाओ, तो 80 में से 30 गया 50 आंसर। बाजार संतुलन को मैंने बहुत अच्छे से परिभाषित किया कि जब बाजार में वस्तु की मांग उसकी पूर्ति के बराबर हो तो उसे बाजार संतुलन की स्थिति कहते हैं, ठीक है। जब जितना मांगा जाए उतना मिल जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। तो मैंने कहा एक ये एक्स एक्सिस बनाते हैं, ये वाई एक्सिस, ऐसे काट दो, रटना ही नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट को नहीं, ऐसे काट दो। बोले जो ऊपर जा रहा है ना वो सप्लाई है, उसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो सप्लाई करता है। ये जो नीचे है ना बेचारा, ये नीचे आ रहा है, मांग है ना, मांग फलन मांगता बनता जा रहा है, तो इसको डी बोल दो। अब दोनों जहाँ पे कट किए ना वही इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गई। और एक चीज़ देख लो कि हमेशा जो प्राइस है वो लेफ्ट हैंड पर क्या होती है,
रहती है। ये प्राइस हो गई, नीचे क्वांटिटी होती है। अब डिमांड बराबर सप्लाई हमको दिया था, ये क्वेश्चन, ये 1/2 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 5 माइनस पी बटे में 2, यहाँ बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ 5 माइनस पी, यहाँ 2 इंटू 2p माइनस 3 हमने गुणा किया 5 + 6, क्यों? क्योंकि बोला अपने अपने तरह के लोगों को एक तरफ करो। तो 5 है, ये माइनस इधर 6 है, ये इधर जाएगा 6 5 11, ये माइनस इधर है, बोला अपने तरफ बुला लो मुझे, तो बोला 4p + 5 1p = 5p, 5p बराबर 11, तो p बराबर 11, यहाँ गुणे में है, बटे में चला जाएगा। 11/5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 11 को डिवाइड करो ना 5 से, तो 5 दूना 10, बचा कितना, 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, 2.2। तो अब p का मान ये देखो पहला आंसर निकल आया, संतुलन कीमत। अब इसी कीमत का मान सप्लाई फंक्शन में रख दो, संतुलन मात्रा निकल आएगी। ठीक है, आसान है, आसान है। देखो आसान कुछ नहीं है, आसान बनाना पड़ता है। ज़िंदगी भी आसान नहीं है, आसान बनाना पड़ता है। ठीक है, और क्या है, आँख भले नम हो लेकिन होठों को मुस्कुराने दो। ऐसा होता ना कि भले आँख नम हो लेकिन खुश रहना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, अब देखो यदि मांग फलन p बराबर 108 - 4q², देखो यक्स की जगह बंदे ने क्यू दे दिया, नालायक। बताओ, बच्चा कहेगा क्यों था कि यक्स था, डी डी एक्स निकालना है कि डी डी क्यों, तो जो भी है जिसका घर है उसी को निकालना है। हो तो उत्पादन का वह स्तर, स्तर मतलब आउटपुट, यानी कि क्यों की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए तो एक ही फार्मूला है। क्या सर जी, कि आपको डी डी एक्स मतलब कि वही 3 स्टेप फॉलो करने होंगे, जिस पर क्या अधिकतम हो, कुल आय। कुल आय को अधिकतम करने की बात कर रहा है नालायक, तो सबसे पहले टी आर को निकालो, टी आर पे तीनों फार्मूले चिपका दो। तो इसको निकाल कर इन तीनों पर इस पर तीनों स्टेप्स लगाओ। तो टी आर कैसे निकलता है, बोले प्राइस इंटू क्वांटिटी। बोले कैसे पता चला कि हमको ये फार्मूला लगाना है, क्योंकि हमको यहाँ प्राइस दिया है और क्यों से गुणा करना है। तो मैं बोला सबको क्यों के टर्म में ही ला लो। बोलो कि देख भैया तू मेरे तरह नहीं दिख रहा है। लड़की बोली ये तुम मेरे तरह नहीं दिख रहे हो, मेरे जैसे कपड़े पहन लो तब तुम मानोगे कि हाँ तुम मेरे तरह हो। तो बोला पी ठीक है, यहाँ पे हम तुम्हारे इसके बराबर थे तो यही वैल्यू हमारी रख लो। तो 108 - 4q² इंटू में क्यू, 108q माइनस में 4q² समीकरण है। इस पर तीनों स्टेप लगाएंगे। सबसे पहला स्टेप 108 माइनस में 4 × 12q², सबसे पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया, फिर 0 के बराबर रखा तो हमने क्या किया, ये माइनस में इधर प्लस चला गया। 108 बराबर 12q², ये 12 इधर है, गुणे में है, प्लस में तो है नहीं कि माइनस कर दें, चिपका हुआ है गुणे में। तो बोले कि चलो नीचे चलो, तो 108/12 बर्न वही है 108 9। तो क्यू की वैल्यू यहाँ q² है 9, रूट लेंगे क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करना है तो रूट लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो q² बराबर 9 है, मैं बोला दोनों को अंडर रूट कर दो, 9 यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो q बराबर √9। 9 का मतलब क्या, किसका स्क्वायर है 9, 3 का, तो प्लस माइनस 3 आ सकता है। अब तीसरा स्टेप क्यों करना जरूरी होता है, मैंने बताया है कि कौन सी वैल्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कौन सी वैल्यू लेनी है। अधिकतम कह रहा है तो मैक्सिमम वाली लेनी है, मिनिमम करने को कह रहा है तो मिनिमम वाली वैल्यू लेनी है। तो चलो देखते हैं, -24q आ गया। अब -24q आ गया तो क्यू की जगह अगर मैं 3 रखूँ, प्लस वाला 3 रखूँ, तो 24 × 72 लेस देन 0 है, यानी छोटा है, इसका मतलब बड़ा है। ठीक है, और मैक्सिमम हमसे पूछ रहा है, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गए, ग्रेटर देन 0 यानी कि बड़ा दिख रहा है लेकिन छोटा है। ठीक है, तो हमको मिनिमम तो निकालना ही नहीं है, बोल रहा है कि मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू निकालो, तो इसी को रख देंगे। तो हमने आउटपुट निकाल लिया कितना, आउटपुट q बराबर 3, पहला आंसर। कि -3 थोड़ी ना लेंगे, +3 लेंगे। फिर देखो ध्यान से, तो q बराबर उत्पादन स्तर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा था कि टी आर, अधिकतम टी आर निकालो, तो p इंटू क्यू। पी कितना था, यहाँ देखो q की वैल्यू 3 रख दो और p की वैल्यू जितनी भी थी, कितनी थी रुको बताते हैं। p की वैल्यू थी 108 - 4q², तो 108 - 4q², ये था p की वैल्यू और ये था q। इसका मतलब 108 इंटू क्यू माइनस में 4q क्यूब, और यहाँ पे q का मान रख दो 3, तो आंसर आ जाएगा। बोले कैसे, 108 × 3 माइनस में 4 × 3 की क्यूब। तो 108 3 यहाँ होता है 324, क्योंकि 3 308 324 324,
समझते जाना। और 4 गुणे 3 3 9 27, 27 चौका कितना होता है 25, चौका 100, 2 चौका 8, 108। अगर 324 में से 108 घटा देंगे तो 100 घटाए तो 224 बचा, और 24 में से 8 गए तो 216 हो गया। खुद से आप करके देख सकते हो, ऐसे ऐसे घटाना होता है। प्रैक्टिस है तो मन में घटा सकते हो। तो यहाँ उधार लिया, 14 में से 8 गए 6, 1 में से 0 गया 1, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया। हाँ जी, कितना बचा 116, 108 गया तो 216 ही तो बचेगा। बोले हाँ ठीक है आंसर। अब यूनिट 2 मैंने क्या बोला कि यूनिट 2 में कुछ नहीं करना, जो भी पहले यूनिट में करा है उसको दूसरे यूनिट में तीनों स्टेप लगा दो, हो जाता है। और ये मैंने 16 सवाल टोटल कराने की जिम्मेदारी ली है, ठीक है, पहले 2 वीडियो में, पहला इसके पहले वाला और इसमें, लेकिन मैं 15 क्वेश्चन कराया हूँ। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। ये उन बच्चों के लिए है जो मैथ थोड़ी थोड़ी आती है, अच्छे से आती है डिफरेंशिएशन, लेकिन मैं इस चीज़ की वीडियो भेज दूँगा, ओके, इसको देख लेना। तो वीडियो भेजूँगा, अकेला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व नहीं किया मैथमेटिकल है, इस पर टिक कर लो, एग्ज़ाम के पहले समझा देंगे अच्छे से, उसके पहले वीडियो भेजना होगा। अब देखो कुछ नहीं है, बस लास्ट के कितने मिनट बचे हैं, ठीक है 40 मिनट हो गए क्या। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे तभी तो 4 दिन में ख़त्म होगा ना स्टैटिक्स, ऐसे हलवा थोड़ी ना है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म द्वारा विक्रय की गई वस्तु का मूल्य पी दिया है भैया, पी बराबर 6 है। यहीं से समझ लो कि हमको टी आर निकालने को कहेगा तो पी इंटू एक्स होता है, या क्यों, तो पी की जगह हम 6 रखेंगे, क्वांटिटी एक्स है तो 6x। समझ गए ना बात को? हाँ, क्वेश्चन को समझना भी, मैंने हमेशा बोला क्वेश्चन को समझना भी एक आंसर होता है। क्या होता है? आंसर होता है। उसके बाद देखो ठंड बहुत है तो हाथ सेकते सेकते आप देख सकते हैं हाथ का क्या हाल हो गया। थोड़ा सा कोयला जलाते हैं हम लोग, तो कोई बात नहीं, यही हाथ है जो किसी पर उठेंगे, अभी तो नहीं उठेंगे, कभी जैसे पापा के हमारे हम पे उठते थे, हमारे भी हाथ किसी पे उठेंगे, लेकिन अभी उसमें देरी है, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता ये है, तो लाभ अधिकतम करने वाला उत्पादन स्तर ज्ञात कीजिए और फर्म का अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए। मैंने पूछा कि एक तो पूछता है आउटपुट, और उसी आउटपुट का मान जो भी पूछ रहा है उसमें रख देते हैं तो उसका अधिकतम मान निकल आता है। 2 ही चीज़ पूछेगा, उसमें औकात ही नहीं है कि वो तीसरी चीज़ पूछे, ठीक है। तो बीच बीच में हंसाना जरूरी रहता है, तो इसीलिए बोल दिए, एक बार ना किसी पे हम हाथ नहीं उठाते। खुद को भी माफ़ करो, दूसरों को भी माफ़ करो, ज़िंदगी का यही तजुर्बा है और ऐसा होना भी चाहिए। तो देखो लाभ अधिकतम करने की बात कह रहा है ना, तो कैसे भी करके लाभ निकाल दो। तो P बराबर टी आर माइनस टी सी, टी आर बराबर क्या होता है, P इंटू एक्स होता है, टी सी हमको दिया ही है, पी आर बराबर में P 6 दे रखा था, 6x माइनस में इतना। अब इसको घटाओगे तो ये प्लस था, माइनस माइनस था, प्लस प्लस था, माइनस, सब बदल गए, लड़के से लड़की हो गए, लड़की से लड़के हो गए। फिर देखो यहाँ से देखो P बराबर हमारा इतना आया। अब तीनों स्टेप इस पे लगा दो, डी पी बाई डी एक्स, डी एक्स ऑफ माइनस में 10 माइनस 9x प्लस में, देखो एक बार देख लो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको जल्दी जल्दी करके 2 की स्पीड में देख लो और फिर खुद से ट्राई करो। फिर नहीं आता फिर दोबारा देख लो। हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में जल्दी नहीं होती, सब चीज़ को समय देना पड़ता है। हम ही को देख लीजिए, हमको इस दुनिया में आने में कितने वक्त लगा, 9 महीने लगा। तो कोई भी चीज़ जल्दी नहीं होती, हर चीज़ को समय देना पड़ता है, ओके। तो इसमें भी समय देना पड़ेगा, एक बार में समझ नहीं आया दूसरी बार में समझेंगे। तो सबसे पहले ये निकाला 0 माइनस में 9, 5 दूनी 10x, माइनस में 3x स्क्वायर अपॉन में 3 को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये अचर है, अचर को बाहर निकाल देते हैं, पहले से ही नीचे रख देते हैं। तो माइनस एक्स क्यू है, क्यू का ही डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो माइनस 3x स्क्वायर। बोले कैसे, यन आएगा नीचे यहाँ और ऊपर यन माइनस 1, 3 माइनस 1, ओके, तो हो गया ना। अब 0 रखो, हमने 0 रख दिया, लेकिन मैंने कहा कि यक्स जो है वो तो हमेशा बेचारा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव क्यों है। तो मैंने बोला ठीक है माइनस कॉमन ले लेते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। इस माइनस को उठा के इधर फेंक देंगे 0 की तरफ, तो माइनस हेरा जाएगा, गुम जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। अब गुणनखंड तो आना ही चाहिए। मैंने क्या बोला, बीच वाले को तोड़ना है, बीच वाले को कुछ करना है कुछ अच्छा, तो इन दोनों का सहारा लेगा। ये 9 है और ये 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 9 और 1 इसका गुणा करो तो इनका गुणा आए, यानी कि 9 1 कम 9। लेकिन इन पर ऐसा काम करो कि 10 आ जाए, तो 9 1 कम 9, लेकिन 9 प्लस 1 बराबर 10, यही होता है गुणनखंड। तो 10 को हम 9 प्लस 1 लिख सकते हैं, 9 प्लस 1 इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 9 का एक्स से गुणा 9x, 1 का एक्स से गुणा एक्स, लेकिन माइनस है तो ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स।
तो x कॉमन लिया इस इन दोनों से, x माइनस नाइन, माइनस वन कॉमन लिया, x माइनस नाइन बराबर जीरो, तो x माइनस नाइन एक्स माइनस वन बराबर जीरो। यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने किया x माइनस वन और x माइनस नाइन बराबर जीरो, तो x बराबर नाइन, x बराबर वन। अब तीसरा डिफरेंशिएटर क्यों ज़रूरी है, अभी बताया ना कि हम 9 को लेंगे कि 1 को लेंगे, ये तीसरा अवकलन बताएगा जो दोबारा अवकलन करते हैं कि हाँ मिनिमम पूछा है तो मिनिमम वाली वैल्यू लेंगे, मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम वाली वैल्यू लेंगे। तो d2p अपॉन में dx2 आया हमारा कितना, जो भी हमारा आया था ये देखो, ये हमारा प्रॉफिट की इक्वेशन थी। पहले बार जब इक्वेशन पहली बार हमने डिफ्रेंशिएट किया था, दोबारा में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -9 का 0 प्लस का 10 माइनस का 2x, तो आ गया 10 माइनस 2x। अब एक बार x बराबर झूम बराबर नहीं, x बराबर 9 रख दो, तो 10 माइनस में 9 दूना 18, 10 माइनस में 2 गुणे ये, तो 2 हमने रखा, 2 ये है, x की जगह 9 रखा, माइनस में 8, लेस देन 0 है, छोटा दिख रहा है लेकिन है मैक्सिमा, और हमसे शायद मैक्सिमा ही पूछा है तो इसको ले लेंगे। लेकिन ये देखो 10 माइनस में 2 इंटू 1, 10 माइनस 2 इज़ 8, 8 इज़ ग्रेटर देन 0, है बड़ा, दिख रहा है बड़ा लेकिन है छोटा है, इसका मतलब मिनिमम, और मिनिमम तो हमसे पूछा नहीं है, तो यही है मैक्सिमम आउटपुट। या मैक्सिमम आउटपुट कितने पे निकल रहा है x की वैल्यू की, तो x बराबर 9, तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 9 है। अब इसी 9 की वैल्यू को इसी को p में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट निकल आएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड 1-2 दिन के अंदर ही, ठीक है, हम स्टैटिक्स के सबसे पहले फार्मूले रिवाइज कराएंगे 1 घंटे के अंदर फिर से। और मैंने बोला है कि 4 पार्ट में 4 दिन में ख़त्म करेंगे, तो करेंगे। 2 पार्ट बन गया और 2 पार्ट और आएंगे स्टैटिक्स के लिए। स्टैटिक्स के लिए क्या करना है, थोड़ा कैलकुलेशन बूस्ट करना है बस, ठीक है। और उसमें पता है क्या करना है स्टैटिक्स में, पहली चीज़ माध्य आना चाहिए, दूसरी चीज़ वेरिएंस यानी कि प्रसरण आना चाहिए, विचरण आना चाहिए, विचरण कुछ नहीं है बस इसी का अंडर रूट है, ठीक है। प्रसरण हो गया, विचरण हो गया, माध्य हो गया, ये तीनों चीज़ सर्च करके पढ़ लो, मैंने भेजा भी है शायद। और उसके बाद जो टॉपिक आते हैं केवल 2 चीज़ पर, एक पूछता है CV निकालो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि विचलन गुणांक, एक पूछता है कोरिलेशन बताओ, ठीक है, काल्स पियर्सन का जो कि फार्मूला क्या होता है, R बराबर सिग्मा के अंदर x/y अपॉन में अंडर रूट x² अंडर रूट y। समझ गए ना बात को। और ये जो स्मॉल x है ये क्या होता है, स्मॉल x जो है वो होता है बड़ा x माइनस में उसी में से उसका बार घटा दो, बार मतलब क्या, इसका माध्य बताएंगे आगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इसके बाद 4 दिन के अंदर हम माइक्रो भी ख़त्म करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि मेरा मानना है कि माइंड आपका ऐसा होना चाहिए। मेरे हिसाब से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक सिंपल तरीका होता है कि आप अपने माइंड को इतना ज़्यादा अच्छे से बना दीजिए, मतलब उस एग्ज़ाम को इतना आसान बना दो जिसकी कोई हद नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, कोई एग्ज़ाम आया और यार बड़ा मुश्किल है, तो उसको इतना मुश्किल बना देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं भी यही कर रहा हूँ कि 4 दिन में स्टैटिक्स ख़त्म, 4 दिन में माइक्रो ख़त्म, क्या ज़रूरत है 40 दिन पढ़ने की। अगर इस सब्जेक्ट को आगे लेके जाना है तब तो पढ़ो खूब अच्छे से, ठीक है, लेकिन जिसको आगे ही नहीं ले जाना है उस पर अपना टाइम वेस्ट करना गलत बात है। सेम ऐसे इंसान के साथ होता है, सेम ऐसे सब्जेक्ट के साथ होता है। तो ये सब पढ़िए, 4 दिन में हम वो भी कर देंगे, क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत आसान है, ऐसे करो ऐसे करो, ये डिमांड कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व है, इन दोनों के बीच में रिलेशन यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया, ये राइट वर्ड बढ़ता है तो सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा जाता है, ये इधर आता है तो घटता है, ये अगर इधर हो जाए तो, ऐसे तमाम चीज़ें बताएंगे। ओके, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।